हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन में नया टॉपिक देखेंगे विच इज़ इंडिया यूएसए। आपके टारगेट में भी इंडिया यूएसए लिंक्ड है, मेंशन्ड है। सो व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वी नो कि बीपीएससी में करंट अफेयर्स में मोस्ट हाईलाइटेड जो टॉपिक्स होते हैं मोस्टली यही देखा गया है कि बीपीएससी उसी को प्रेफरेंस देती है। ठीक है, सो बट हमें ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ हाईलाइटेड ही टॉपिक्स करें, बाकी जो रेलेवेंट टॉपिक है उसको छोड़ दें। वी विल टेक अ बैलेंस अप्रोच इसमें भी, और हाईलाइटेड टॉपिक के साथ साथ जो लीस्ट हाईलाइटेड नहीं है, जो मीडियम लेवल के हाईलाइटेड है, उसको भी हम लोग करेंगे। सो इन द यूएस इंडिया यूएस रिलेशंस, व्हाई वी आर रीडिंग दिस टॉपिक? सो you know कि USA is one of the powerful country with respect to economy and with respect to its influence in the world itself. तो यूएसए के साथ इंडिया का रिलेशन इट्सेल्फ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सो इवन कुछ न्यूज़ भी नहीं होगा, स्टिल द इंडिया यूएसए रिलेशनशिप यू मस्ट हैव टू कवर एक्सप्लिसिटली, सो डैट अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पूछ दी गई या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन में इंडिया का इम्पैक्ट और इंडिया का लाइक रोल पूछ दिया गया, देन यू कैन ऑल्सो गिव द एंगल ऑफ द यूएसए। ठीक है, तो काफ़ी जगह यूज़ आती है। बट वाई वी आर रीडिंग दिस टॉपिक करेंटली? बिकॉज विद द कमिंग ऑफ ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो सेकेंड प्रेसिडेंसी कर रहे हैं 2025 में इलेक्ट होके, सो विद द कमिंग ऑफ ट्रम्प, द ट्रम्प फॉलो द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, जिसमें द फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका के डोमेस्टिक इकोनॉमी को, अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को और डोमेस्टिक वेलबिंग को ट्रम्प प्रायोरिटी देता है। ठीक है, so obviously because of that only the Trump has imposed a new tariff. The Trump has imposed new tariff on the imports of India. और भी कंट्रीज पे भी लगाया है ट्रम्प ने, बट इंडिया बेसिकली वी आर डीलिंग विद द इंडियाज रिलेशन, और हमें इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव सीन कि इंडियाज के साथ रिलेशंस हमें दिखाने होते हैं। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे जो यूएसए में इंपोर्ट होता है उस पर ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीज करके 50% टैरिफ को कर दिया गया है करेंटली। So that's why the India-USA relations become a highlighted topic and it can be asked in the 71st BPSC means. और आगे भी आपको ऐसे भी इंडिया यूएसए रिलेशंस विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक एज वेल, जैसे हमने रिलेशंस जो इंडिया के दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशंस है, सो वी हैव सेग्रीगेटेड सच टॉपिक इन सच अ वे कि हम सारे रिलेशंस के डायमेंशंस देखेंगे। ठीक है, सारे रिलेशंस के डायमेंशंस हम लोग देखेंगे। दूसरा वी विल सी कि डायमेंशंस तो है, ठीक है, लेकिन स्टिल वी हैव सम चैलेंजेस विथ इट। व्हाट कुड बी द वेज forward steps for both the countries to improve their relations? And the fourth is that we will see the current news, that is India USA tariff issue. ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या अभी करंट इशू है, क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया इम्पैक्ट होगा, बेसिकली नॉट चैलेंजेस, कीप इट द टॉपिक, इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे इसका, एंड हाउ कैन इंडिया यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू convert this issue to promote its domestic manufacturing. बोलते हैं ना आपदा में अवसर वाला, तो बेसिकली हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको प्रोस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, कॉन्स के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। तो दीज आर द सब टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। ठीक है,
आई होप इससे जो भी पहले वाले लेक्चर्स होंगे यू हैव कंप्लीटेड दी एक्सरसाइज जो मैंने बताया है. एंड मेनी स्टूडेंट्स आई फील लाइक दे आर हैविंग अ डाउट कि वन पेजर नोट्स कैसे बनाते हैं. ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेक अ सेशन. मैं जल्दी ही ले लूँगी सेशन. बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट, बट मैं इस पर जल्दी ही सेशन ले लूँगी. वन पेज एंड नोट्स एज वेल एज कुछ बच्चों के स्टूडेंट रिकमेंडेशन आए हैं कि मेंस में जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं उस पर यू वांट अ सेशन फ्रॉम मी कि हर एक डायरेक्टिव वर्ड का क्या मीनिंग है एंड हाउ टू अप्रोच ए आंसर. मैं उस पर भी ले लूँगी. तो दीज टू सेशंस on the mains answer writing is pending from me. Don't worry, I will take this session. ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं कि द इंडिया यूएसए रिलेशंस आर नॉट न्यू. सो राइट द फर्स्ट टॉपिक, इंडिया यूएसए रिलेशंस. सो इंडिया यूएसए रिलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द हिस्टोरिकल रिलेशन दे हैव. The historical relation they have. So after the independence of India itself, the India-US relation has started a diplomatic uh, get together, has started a diplomatic like visit as well. तो पुराना relation है obviously India USA का. In the 1959 itself, the Martin Luther King जो इंडिया में आए थे and he was very much inspired by the गांधी जी. ठीक है, सो द फर्स्ट सर्विंग यूएसए प्रेसिडेंट visited India, which was a huge deal. So that also signifies the importance of India, ठीक है, to the USA at that time only. All right. In the 1962 Indo-China war जो हुआ था, USA has supported India. एंड जो मैकमोहन लाइन को लेके इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसमें यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया, नॉट चाइना, इंडिया को सपोर्ट किया और मैकमोहन लाइन को डिमार्केशन लाइन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जो इंडिया करती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल इन 1965 onwards, when we are moving towards the green revolution, the USA has helped India to achieve and to have HIVs, high yielding variety seeds, which is a fundamental component of green revolution. जो अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट थे जिन्होंने यूएसए में ग्रीन रिवॉल्यूशन को अचीव किया था, he has helped India, the Indian agriculturist MS Swaminathan. उनका नाम क्या था? द अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट नॉर्मन बोरलॉग. और MS स्वामीनाथन थे, आप MS स्वामीनाथन जो थे वो इंडियन साइंटिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट थे. तो इन्होंने हेल्प किया था MS स्वामीनाथन को टू ब्रिंग आउट दी HIV सीड्स which ultimately led to the evolution of the green revolution. ठीक है, जिससे फिर वी आर एबल टू अचीव द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बिकॉज प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी, स्पेशली वीट एंड राइस की. ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग करेंगे जीओ इको वाले पोर्शन में. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस एज वेल द ऑनगोइंग, अगर हम लोग एक फेज देखें 2018 में भी एज वेल कि इंडिया लाइक यूएसए की डिफेंस से रिलेटेड 4 मेजर एग्रीमेंट्स है. जब आप देखोगे कि वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम किसका है,
जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो है यूएसए, चाइना, रशिया। तो ऑब्वियसली यूएसए हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम एंड जस्ट टू इंगेज विद अदर कंट्रीज यूएसए 4 एग्रीमेंट डिफेंस का साइन करती है। दिस इज बाय फेज, ठीक है, जिसके काफ़ी बेनिफिट्स है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो बाय 2018 इटसेल्फ जो लास्ट द फोर्थ फेज ऑफ दिस फोर्थ एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट, जिसको कोमकासा बोलते हैं, कॉमन सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ड्यूरिंग अ 2+2 डायलॉग, ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है जिसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं, 2 मिनिस्ट्रियल ऑफिसर यूएसए की तरफ से, 2 मिनिस्ट्रियल ऑफिसर इंडिया की तरफ से, ठीक है, एंड दे पुट देयर इंटरेस्ट जो उनको एक दूसरे कंट्री से चाहिए, एक दूसरे कंट्री से सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो 2+2 डायलॉग में द लास्ट फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन सिक्योरिटी एग्रीमेंट वाज साइंड, ठीक है। तो यूएसए इतनी क्या बोलते हैं, सोशल और दयावान तो है नहीं कि अपना डिफेंस सिस्टम किसी के साथ, किसी भी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करके शेयर कर दे। Obviously, USA has realized the importance and the growing importance of India in the Indo-Pacific region. ठीक है, so that's why the USA has signed this deal. All right. And by 2020, no, this is the third one, COMCASA. And by 2020, जो फोर्थ और जो लास्ट मिलिट्री एग्रीमेंट है दोनों के बीच में वो साइन हो गया, विच इज अ बेका, रियल टाइम एक्सेस दिया जाता है अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के इंटेलिजेंस में, ठीक है। 2018 में it was the third agreement, defense agreement that has been signed between India and the USA, and ultimately in 2022 all the 4 agreements have been signed between the India and the USA. So this historical relation signifies the importance of the bilateral relations that is existing between India and the USA, and USA is also realizing the growing importance of India, and USA is a superpower. USA is one of the most developed country in the world. Obviously, India has its own interest to maintain a cordial relation and the mutual relationship with the USA. ठीक है? So this is the historical relation, and you can also show the historical relation like the pictorial representation. Arrow की मदद से भी आप शो कर सकते हो। ये थोड़ा मैंने अच्छा नहीं बनाया, let me clear it and make it again. Just fill out, इसको fill कर दो एंड यहाँ पे डिमार्केट करते जाओ 1959 से, मार्टिन लूथर किंग जो आए थे 1962 में, ठीक है, 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन, 2018, 2020 एंड 2025 में बता दो। 2025 में आप ट्रेड रिलेशंस बता सकते हो। सो यू कैन सी द हिस्टोरिकल, द ग्रोइंग historical significance of India USA and make it a box. हमेशा डायग्राम को बॉक्स में ही बनाना बिकॉज इट लुक प्रेजेंटेबल और आपका सेग्रीगेशन दिखाता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उससे इसको आपने सेग्रीगेट कर दिया है। एंड अगर आपके पास स्पेस नहीं है, ओके, मोस्टली फ्रिक्वेंटली आपको क्या होगा कि जो शॉर्ट पेजर आंसर है उसमें आपके पास स्पेस कम होगा, तो एक डायग्राम बना दोगे तो नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन लगता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव डील विद द हिस्टोरिकल रिलेशन दैट इज एग्जिस्टिंग, दैट हैज बीन एग्जिस्टेड बिटवीन द इंडिया एंड द यूएसए। सेकेंड, राइट द पॉलिटिकल कॉपरेशन. What has been the political cooperation between these two countries? Political cooperation means like the on the political aspect itself. Obviously दोनों कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए मिलती है, अपने इंटरेस्ट के लिए मीटिंग्स रखती हैं, डायलॉग्स रखती हैं, बट द पॉलिटिकल कॉपरेशन, द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट दे फॉलो इज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. Though the system through which this democracy works different है दोनों में. The USA follow the presidential form of government and the India follow the parliamentary of the government. But in both the cases, there is a freedom, there is a right
फॉर गिवन टू द सिटीजन ऑफ ईच कंट्री. ठीक है. सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज अ डेमोक्रेटिक. अपार्ट फ्रॉम दिस द फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बात करेंगे तो इसके अलावा भी म्यूचुअल विजिट्स होते रहते हैं. म्यूचुअल विजिट एट लाइक पीएम प्रेसिडेंट लेवल पे दोनों कंट्रीज में हमेशा होते रहते हैं और इंगेजमेंट्स होते रहती हैं. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो पॉलिटिकल कॉपरेशंस में कि वी हैव सीन कि हाई लेवल डायलॉग्स, जैसे मैंने बताया आपको जो बेका साइन हुआ था डिफेंस एग्रीमेंट, हाई लेवल डायलॉग्स इंडिया सारी कंट्रीज के साथ नहीं करती, बट यूएसए इज वन ऑफ द कंट्रीज वेयर दिस मैकेनिज्म इंडिया यूजेस, जिसमें इंडिया यूएस का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है. ठीक है. इंडिया यूएसए का कमर्शियल डायलॉग होता है. इंडिया यूएसए का ट्रेड पॉलिसी फोरम भी बना है. ट्रेड पॉलिसी फोरम भी बना है. सो दीज काइंड्स ऑफ द पॉलिटिकल एंगेजमेंट दैट ऑकर्स बिटवीन द इंडिया एंड द यूएसए ओकेजनली. ठीक है. थर्ड, व्हेन वी कम टू other one of the foremost important relational aspect between India and the USA is the defense cooperation. The defense relation, or you can write defense cooperation. India is also like I think it is the fourth number in the defense system, but the problem is that कि इससे इंडिया से जो ऊपर हैं जो डिफेंस सिस्टम लाइक इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, दे डोंट इम्पोर्ट मच ऑफ देयर डिफेंस इक्विपमेंट्स. दे बिल्ड देयर डिफेंस इक्विपमेंट्स. बट इंडिया के केस में है कि इंडिया इम्पोर्ट्स लाइक 90% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज. तो बिकॉज ऑफ दिस as well, the USA is like the third largest partner for the India. ठीक है. तो डिफेंस ट्रेड में USA is थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर. फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है रसिया, सेकंड कौन है? फ्रांस, एंड थर्ड इज द USA, which contribute about the 11% of the import of defense equipments in the India. 11% सिर्फ USA से आता है. So because of this also the defense relation or the cooperation exists between the two countries. Apart from that, apart from this, bilateral exercises भी बहुत होते हैं you India USA में. You have read this in the prelims, पढ़ा होगा prelims में. ठीक है. जैसे मालाबार एक्सरसाइज हो गया, ब्रज पहाड़ एक्सरसाइज हो गया, युद्ध अभियान हो गया, उसी तरह कोप इंडिया हो गया, ट्राइगर ट्रम्प हो गया. ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की जाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो दैट एक डिफेंस स्टैंडर्ड और एज वेल एज जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, न्यू टेक्निक है, दोनों आर्मी के बीच में, दोनों मिलिट्री हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स में हो गया, वो दोनों एक दूसरे को दिखा सके, सीख सके और अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको और इनरिच कर सकते हैं. एंड मोस्टली इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडिया. ठीक है. एंड वी हैव डिस्कस द 4 एग्रीमेंट्स जो यूएसए साइन करती है. एंड ये बाय 2020 मैंने बताया आपको कि ऑल दीज 4 एग्रीमेंट हैज बीन साइंड विद द इंडिया. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द GSMO MIA. It is like a military info agreement. Military info agreement. Just it help to provide the equipment, thus just is help to provide the software or the technology जिसमें हमें exact military info मिले. लोकेशन हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, या मिलिट्री जो बॉर्डर एरियाज पे मिलिट्री आर्मी जो भी वहाँ पे पोस्टेड हैं और चेक पोस्ट उनका बना हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन सेंट्रल हेडक्वार्टर तक पहुँचाना. तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स को और टेक्नोलॉजीज़ को यूएसए इंडिया को प्रोवाइड करती है. दूसरा इज नोन एज LEMOA, लेमोआ, विच इज़ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट. लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट. ठीक है. इसमें बेसिकली लाइक मान लीजिए कि
यूएसए और इंडिया के बीच में, सॉरी, यूएसए एंड चाइना के बीच कुछ वॉर हुआ। ऑब्वियसली दीज कंट्रीज आर वेरी फार बिहाइंड, बट ऐसा लाइक पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर यूएसए और चाइना के बीच हुआ तो ऑब्वियसली उसकी जो मिलिट्री फोर्स अगर हेलीकॉप्टर से आ रही है या फाइटर जेट से आ रही है, तो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए दे कैन हॉल्ट इन द इंडिया इटसेल्फ। तो इसके लिए ये सारी ये एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। थर्ड वुड बी द बेका, जिसमें रियल टाइम एक्सेस हमें मिलता है अमेरिकन जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस से, ताकि हम रियल टाइम हम एक्सेस कर सके, ट्रैक कर सके। एंड लास्ट इज द कॉमकासा, दैट इज द कॉमन सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसमें हम इंक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूएसए का यो यूज़ करेंगे, सो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और सिस्टम को यूज़ करेंगे, सो डैट अगर जो आर्मी पोस्टेड है वहाँ पे, जो जनरल्स पोस्टेड हैं, वो अगर हेड क्वार्टर से कुछ इन्फो देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, वो ऐसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, ताकि अगर वो फिशिंग भी हो, हैकिंग भी उसकी हो, तो वो जो एनिमी है उन तक वो सही इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाए। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट इंडिया ने यूएसए के साथ किया हुआ है। ठीक है, तो इट अगेन डेफिनेटली मेक द इंडिया डिफेंस सिस्टम वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो दीज आर लाइक द डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड द यूएसए। फोर्थ अगर हम लोग देखें, हमने कितना देख लिया, डिफेंस रिलेशन देख लिया, पॉलिटिकल कॉपरेशन देख लिया, एंड द हिस्टोरिकल रिलेशन देख लिया। फोर्थ वुड बी द इकोनॉमिक कॉपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड रिलेशन भाई कैसा है दोनों कंट्रीज के बीच, ठीक है, ट्रेड रिलेशन कैसा है फॉर द दोनों कंट्रीज के बीच। सो इंडिया के लिए यूएसए इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर ऑब्वियसली चाइना। ठीक है, आफ्टर ऑब्वियसली चाइना। और यूएसए के लिए इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, नहीं, फॉर इंडिया द यूएसए इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, USA is second largest export destination for India. USA is one of those countries जिसके साथ इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है। ठीक है, तो ट्रेड डिफिसिट नहीं है यूएसए के साथ। तो दैट्स वाई द अमेरिकन्स और द यूएसए इज नॉट वेरी हैप्पी विथ इट, वो ट्रेड डिफिसिट में है वो इंडिया के साथ। अगर हम लोग बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन से ऊपर है, एंड एग्जैक्ट इट इज $129.2 बिलियन, जिसमें अगर हम एक्सपोर्ट जो करते हैं, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो $87.4 बिलियन है, और जो इंपोर्ट करता है विच इज़ ओनली $41.8 बिलियन। बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डिफिसिट, अराउंड $45 बिलियन का जो ट्रेड डिफिसिट है, इन अमेरिका इज यूजिंग और द ट्रम्प जब से आए हैं एज अ प्रेसिडेंट, ही इज यूजिंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी और द मेजर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया द इकोनॉमिक कॉपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिया एंड द यूएसए। अपार्ट फ्रॉम दिस, द मेजर जो हमने डिस्कस कर लिया, देयर इज ऑल्सो लाइक अ सोशल कॉपरेशन, सोशल रिलेशंस भी है इंडिया का। सोशल रिलेशन ऑलवेज यू विल मेजर इन द टर्म्स ऑफ द डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेन कंट्री, और उस फॉरेन कंट्री में उसको डायस्पोरा ही बोलेंगे। ठीक है, सो द डायस्पोरा इज वन ऑफ द हाइएस्ट इन द यूएसए। अराउंड 4 मिलियन इंडियन डायस्पोरा यूएसए में रिसाइड करते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर ये यूएसए में रिसाइड करते हैं तो इनके रिलेटिव्स कहाँ हैं, इंडिया में है। ठीक है, तो अब जो ये यूएसए में कमाते हैं उनमें से कुछ अपनी कमाई का हिस्सा दे सेंड बैक टू देयर रिलेटिव्स। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द रेमिटेंस, द रेमिटांसेस, जो वो पैसा कुछ अपने रिलेटिव्स के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो जो यूएसए है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस फॉर
इंडिया, ठीक है, रेमिटेंस फॉर द इंडिया। एजुकेशनल लेवल या जॉब अपॉर्चुनिटी लेवल पे अगर हम बात करें तो यूएसए इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड nations for educated well qualified Indians। यू नो कि जितने भी आईआईटीज में स्टूडेंट्स रहते हैं, इवन इन द एनआईटीज और बड़ी बड़ी एमबीएस कंट्री आईआईएम से निकलते हैं, आफ्टर सर्विंग इन इंडिया फॉर 2 and 3 years they move to USA for the more job opportunity, so for the better job opportunity, because you know कि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट ओनली स्पेंड लाइक 0.6% ऑफ इज बजट एलोकेशन ऑन R&D। तो R&D यहाँ है नहीं, एंड दे हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्किल्स, बट वो जॉब अपॉर्चुनिटी, वो उतना रिमुनरेशन, अलाउंसेस, सैलरी और उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको उनको इंडिया में नहीं मिलती है। सो द वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन और द डेस्टिनेशन फॉर देम इज टू गो इन द यूएसए। वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली, देयर इज मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हाईफाई इंडस्ट्री, जहाँ पे एजुकेटेड इंडियंस जाते हैं, एंड द educated engineers, the Indians, the highly intelligent Indians are basically ruling the Silicon Valley। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को खलकती है, ठीक है। तो H1B वीज़ा जो है, जो इंडियंस के लिए है, उसमें अलग अलग रेगुलेशन यूएसए गवर्नमेंट लगाती है, उस पर केपिंग लगाती है कि आप इतने इतने दिनों तक ही यहाँ रह सकते हो, एंड अलग अलग वीज़ा रेगुलेशन लगाती है ताकि इंडियंस का दबदबा यूएसए के मार्केट में ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। सो दिस इज द सोशल कॉपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू कंट्री। उसके अलावा यू कैन से ऑल्सो लाइक इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल और यू कैन से रीजनल कॉपरेशन भी दोनों कंट्रीज के बीच में। इसमें आप बताओगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में दोनों कंट्री पार्टिसिपेटेड है। जैसे इंडिया एंड यूएसए बोथ वांट टू काउंटर चाइना। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट दिस इज द कॉमन गोल फॉर द बोथ द कंट्री, ठीक है। I2U2 जो बना था उसमें इंडिया यूएसए दोनों है। G20 ऑब्वियसली इंडिया यूएसए दोनों है। IPEF उसमें भी इंडिया यूएसए दोनों है। UNSC में जो मेंबर हैं, तो लाइक परमानेंट मेंबर तो यूएसए है और इंडिया द रोटेटिंग मेंबर है, बट यूएसए ऑल्सो सपोर्ट द परमानेंट मेंबरशिप टू द इंडिया, ठीक है। सो दीज आर द इंटरनेशनल और द रीजनल कॉपरेशन। उसी तरह साइंस टेक में अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस एग्रीमेंट, साइंस टेक में भी इंडिया यूएसए साइंस टेक कॉपरेशन लिखिए। साइंस टेक में भी इंडिया यूएसए कुछ ना कुछ इंगेजमेंट करते रहती है। फॉर एग्जांपल अगर स्पेस से अगर हम लोग रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें नासा और इसरो का अलग अलग एग्रीमेंट्स हुआ है, अलग अलग लॉन्च करने का उन्होंने मिशन स्पेसिफाई किया है। तो ऑब्वियसली इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें से बहुत सक्सेस होते हैं एंड बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी होते हैं। तो सैटेलाइट की डेब्रिस या जो एस्ट्रॉइड्स घूम रहे उससे सैटेलाइट टकरा गया तो डेब्रिस हो गया, एस्ट्रॉइड्स की भी डेब्रिस हो गई, सैटेलाइट की भी डेब्रिस हो गई। वो यूनिवर्स में घूम रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो वैक्यूम देयर, देयर इज ओनली वैक्यूम, देयर इज नो ग्रेविटी, देयर इज नो एयर। तो वो वहीं पे दे आर मूविंग अंडर द ऑर्बिट और द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट कि एक सक्सेसफुल लॉन्चिंग कर सके सैटेलाइट्स का। तो इसके लिए नासा एंड इसरो ने SSA मिशन किया है जिसमें स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इसका फुल फॉर्म हुआ, जिसमें बेसिकली दे विल लुक आफ्टर द स्टेट डेब्रिस इशू, ठीक है। इसके अलावा नासा एंड इसरो ने एक निशार प्रोग्राम के अंदर मार्स एक्सप्लोरेशन पे भी वर्क कर रहे हैं ताकि मार्स का एक्सप्लोरेशन किया जा सके
उसमें पॉसिबिलिटीज देखी जा सके फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव। ठीक है, सेमीकंडक्टर ऑब्वियसली is one of the most important raw materials today with the coming and the popularization of the electronic equipments. तो semiconductor को भी लेके इंडिया एंड यूएसए हैव साइंड अ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में साइन हुई है जस्ट टू like build or laid a foundation of the semiconductor plant in India. So these are the the relation or the dimension of the relation that exists between the India and the USA. Obviously, these are the relations that we want to have, but from time to time there are the many challenges, जो road blocks हैं जो इन दोनों countries के बीच हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लिखिए आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो फर्स्ट वी हैव कवर द रिलेशंस डायमेंशन, नेक्स्ट इज द चैलेंजेस। चैलेंजेस में ऑब्वियसली देयर आर मेनी चैलेंजेस, ठीक है, तो उसको भी हमने डायमेंशंस में ही तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट आप लिखिए द रोड ब्लॉक्स और द चैलेंजेस। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट द इकोनॉमिक चैलेंज क्या है। तो जब हमने ऊपर देखा कि यूएसए के साथ जो ट्रेड है इंडिया का, तो यूएसए ट्रेड डिफिसिट में, और यही बात यूएसए को अच्छी नहीं लगती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेड वॉर बैरियर इंडिया के साथ रहती है। एंड अभी हम लोग यूएसए का टैरिफ पॉलिसी पढ़ेंगे तो यू विल नो कि इंडिया यूएसए ने इंडिया के इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगाया है, ठीक है, विच इज़ वेरी हाई। तो मिनी ट्रेड वॉर चल रही है, और अभी की स्थिति में यू कैन राइट द यूएसए टैरिफ ऑन इंडिया इंपोर्ट इंक्रीज टू 50%। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है इकोनॉमिक रोड ब्लॉक। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी द पॉलिटिकल चैलेंजेस। पॉलिटिकल चैलेंजेस में ये है ड्यू टू द पॉलिटिकल अप्रोच और द पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, यूएसए गवर्नमेंट कैप लगाती है ऑन H1B वीज़ा, क्यों कितना H1B वीज़ा एक टाइम पे सर्कुलेट करेगी, ठीक है, जिससे जो माइग्रेशन है, जो एजुकेटेड इंटेलिजेंट इंडियंस जो हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं यूएसए में, उसको कर्ब करती है। इसके अलावा द इंडिया द यूएसए फॉलो द एक्ट काटसा, इसको शॉर्ट फॉर्म में काटसा बोलते हैं, विच इज नोन एज द काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो यू नो कि यूएसए का जो डॉलर है, it is one of the most popular and the widely used currency in the world. because of this dollar जो भी ग्लोबल ट्रेड्स हैं वो डॉलर्स में किए जाते हैं, ठीक है। तो यूएसए की जो पॉलिसी है, अगर वर्ल्ड में कोई ऐसी पॉलिसी बन रही है, कोई ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस या ट्रेड रिलेशंस एग्जिस्टिंग है जो यूएसए की पॉलिसी को काउंटर करती है, तो यूएसए उस कंट्री पे सैंक्शन लगा देता है, बिकॉज डॉलर इज द करेंसी ऑफ द यूएसए। तो फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था एंड यूएसए इज सपोर्टिंग यूक्रेन। अपार्ट फ्रॉम दैट द रशिया एंड द यूएसए आर ऑलवेज फाइटिंग कुछ ना कुछ इशू पे। तो जिस वजह से अगर यूएसए ने एक इस रूल को यूज करते हुए, इस एक्ट को यूज करते हुए ये रशिया पे सैंक्शन लगा दिया कि वो जो भी ट्रेड करेगी उसमें वो डॉलर का यूज नहीं करेगी, सो इट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ग्लोबल ट्रेड एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सैंक्शन रशिया पे लगाया, उसी तरह ईरान पे भी लगाया है, ईरान के भी साथ रशिया की क्लासेस हैं, रशिया के मैं बोल रही हूँ यूएसए के क्लासेस हैं, जिसके कारण उस पर भी उसने सैंक्शन लगा दिया, जिससे उन दोनों कंट्रीज के साथ जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया दोनों कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है। थर्ड विल बी द डिफेंस के लिए यस वी हैव द लॉट ऑफ एग्रीमेंट, बट इसको दूसरे एक्सपेक्ट में भी आप देख सकते हो कि वी हैव अ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन दी यूएसए ऑल्सो। 11% इज नॉट
small number. ठीक है, so these are the few issues or the roadblocks that is existing between India and the USA, or that is impacting the India-USA relation. Obviously, what can be the way forward? आप ही बताओ, सोचो क्या way forward हो सकता है. इकोनॉमिक कॉपरेशन में FTA साइन कर लेना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें जो टैरिफ्स है वो और जो कोटाज फिक्स्ड हैं उसको कम किया जा सके, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जा सके, ताकि जो रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर किया जा सके उसको. ठीक है, उसके अलावा USA इज वेरी एडवांस इन द टेक्नोलॉजी लाइक AI, क्वांटम, एडवांस्ड कंप्यूटिंग. तो हम इस इंडिया को should approach USA to give some of its technology so that we can also boost R&D in India. We can also boost the R&D in India. ठीक है. Since China is one of the hostile neighbors of India and the USA is also trying to counter the China, तो क्यों ना एक ऑफिशियल एग्रीमेंट ही हो which must be confidential. There should be the official strategy or the policy which should counter China. USA ने चाइना को काउंटर करने के लिए I2U2 लाया, IPEF लाया, but still the implementation is lacking here. ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग की बात करते हैं तो USA बैकआउट कर जाता है या उतना सिंसियरली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, जिस वजह से जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है उसको अचीव ही नहीं कर पाता. तो इसमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड अप्रोच रखना होगा फ्रॉम बोथ कंट्रीज, इंडिया USA की तरफ से. सो दीज कैन बी सम वे फॉरवर्ड्स टू इम्प्रूव द इंडिया एंड USA रिलेशन. ठीक है, so we have completed the relations, we have completed the challenges, and we have completed the what could be the way forward related to these challenges. But recent current news में नया चैलेंज उभर के आया है, that we have talked in the beginning itself, the tariff issue. ठीक है, तो अभी हम लोग वो देखते हैं कि what is the tariff issue, and because of this current topic itself we are reading this topic. ठीक है, I hope you are liking the lectures and साथ साथ जॉट डाउन करते जाओ नोट्स में, बिकॉज दिस ऑल्सो हेल्प्स कि आपका माइंड इधर उधर ना आ जाए, कंसंट्रेशन एक जगह एग्जैक्ट रहे, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ यू आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली राइटिंग इट, तो आप सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, तो ऐसे समय पे द कंसंट्रेशन नीड टू बी वेरी हाई. तो नेक्स्ट आप लिखिए इंडिया USA tariff issue, or you can also write the USA protectionist measures. USA protectionist measures. So सबसे पहले तो ये होता क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर होता क्या है. तो यहाँ पे वर्ड आता है प्रोटेक्शन. तो USA अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करती है. अब ये प्रोटेक्ट किससे करेगी? ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन. हर एक कंट्री का आना जाना दूसरे कंट्री में है. ठीक है, तो ऑब्वियसली द USA इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी. तो उसके लिए द USA इज टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी. So the protectionist measure is basically is to protect developing domestic industries from established foreign competitors. Before LPG reforms, India भी यही फॉलो करती थी, because India want to promote the manufacturing sector, but because of the multiple factor, multifold reason, India not able to डायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर से हम लोग सर्विस सेक्टर में जंप कर गए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे रह गया. ठीक है,
तो before LPG, India also uses these measures, but the protectionist measure is like a one of the policies of the Trump presidency. डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी था वो था 2017 से 2021, एंड सेकेंड प्रेसिडेंसी आपका पता ही है 2025 से 2024 में पोलिंग हुई थी एंड ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए फॉर द सेकेंड टाइम। एंड यूएसए में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही टर्म के लिए बन सकते हैं, नॉट फॉर द अनलिमिटेड टाइम। सो दिस इज द सेकेंड एंड द लास्ट प्रेसिडेंसी ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंसी में भी हमने देखा लाइक ट्रंप हैज लाइक सैंक्शन और इम्प्लीमेंटेड द अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें WHO से एग्जिट कर दिया गया, पेरिस एग्रीमेंट को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस को दे हैव लेफ्ट। So these kind of the steps has been taken, and these are the regional organization which work for the global cause, global interest. तो यहाँ पे global cause के लिए काम किया जा रहा था, but the USA is not willing to because the Trump wanted कि पहले मैं अपने अमेरिका का भला कर लूँ फिर बाद में global भला करते रहूँगा, ठीक है। तो kind of a selfish approach in the policy measures. तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और इकोनॉमिक को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स दैट ए गवर्नमेंट कैन टेक, तो ऑब्वियसली क्या क्या ले सकती है, टैक्सेस कर सकती है ना, तो टैक्सेस और ड्यूटीज को बढ़ा देगी जो भी इंपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए लाइक मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप एक जूता खरीदने गए, शू आप खरीदने गए, तो एक ब्रांड है ए जो कि यूएसए का ब्रांड है और एक ब्रांड है बी जो कि इंडिया का ब्रांड है। टैरिफ के बिना इसका दाम है ₹1000 एंड यूएसए में जो ये शू बिक रहा है इसका दाम है 2000, ठीक है। सो आफ्टर इम्पोजिंग टैक्सेस ड्यूटीज इसका जो कॉस्टिंग आ जाता है ये इट बिकम 2500। तो ऑब्वियसली व्हेन इट गोज टू द मार्केट ऑफ द यूएसए और कस्टमर को ऑप्शन दिखेगा तो कस्टमर विल टेंड टू गो फॉर द शू दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द यूएसए बिकॉज इसका प्राइस कम है। बट अगर टैरिफ यहाँ पे कम होता, कस्टम ड्यूटी और टैरिफ लगने के बाद भी इसका प्राइस सिर्फ कितना होता, 1500 होता, 1200 होता, मार्केट में जाते जाते इसका प्राइस 1700 जाता। तो कंज्यूमर विल हैव टू थिंक कि मैं यूएसए का मैन्युफैक्चर कर लूँ या इंडिया का मैन्युफैक्चर कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस कम है तो कैन द कंज्यूमर विल बी इंक्लाइन टू दिस प्रोडक्ट। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए तो यूएसए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूसेस टैरिफ और इंक्रीज कर दिया है टैरिफ को, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द टैक्सेस एंड ड्यूटी। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ इज बेसिकली द टैक्सेस एंड ड्यूटीज दैट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स। दूसरा, कोटा को फिक्स कर देना। कोटा इज बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि कितना वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शू, तो शू आप कितना बॉक्सेस इंपोर्ट कर सकते हो, पहले इट इज अनलिमिटेड, पहले जैसा जैसा डिमांड होगा उतना हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, बट अभी कोटा लगा दिया कि 50 बॉक्सेस से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। थर्ड वुड बी द सब्सिडीज। Just wait a minute. Third would be the subsidies. ये सब्सिडीज गवर्नमेंट जो है अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को देती है ताकि जो मार्केट प्राइस इनके प्रोडक्ट की हो वो ऑलरेडी लो हो। तो एक तरीके का क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ निगेटिव टैक्स, क्योंकि वैल्यू ये कम कर दे रही है, बढ़ा नहीं रही। तो जिस वजह से मार्केट प्राइस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का है वो लो हो जाता है एंड इंपोर्ट्स पे टैक्सेस बढ़ रही है तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का प्राइस हाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर विल गो टू दिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स।
तो दीज आर द फ्यू मेजर्स तो जो जिसको यूज करके एनी गवर्नमेंट कैन यूज लाइक गो फॉर द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, एंड अमेरिका यही यूज कर रही है। ठीक है। सो द रीसेंट अभी क्या हुआ है, द रीसेंट टैरिफ वॉर जो अभी चल रहा है इंडिया पे, अमेरिका पहले से 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाती है। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको एक्सपोर्ट टैरिफ से मैच कर देना। मान लीजिए इंडिया में अगर कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करती है यूएसए, तो इंडिया भी उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 25% का टैक्स लगाती है। तो उसको मैच करने के लिए यूएसए भी 25% का टैक्स लगाती है जो इंडिया से इंपोर्ट होता है यूएसए में। तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। इसके अलावा रिसेंटली एडिशनल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स में लगेगा। तो क्यूमुलेटिव अगर देखें दिस विल calculated to 50% of the tariff on the Indian export to the USA. And ये क्यों लगाया गया है? Because India's purchase of Russian oils. India, from the continuous warning from the European Unions as well as the USA कि रशिया से ऑयल मत लो because it is giving Russia the money, and उस मनी से the Russia is encroaching Ukraine. But India on the other hand need to secure its energy. एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए इंडिया हैज टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम द रशिया, क्योंकि रशिया डिस्काउंट पे दे रही है ना। तो इंडिया अपने लाइक डोमेस्टिक इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए रशिया से कंटिन्यू कर रही है अपना ट्रेड। बट आफ्टर द कमिंग ऑफ द ट्रम्प को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो बिकॉज ऑफ दिस द ट्रम्प हैज गिवन द एडिशनल टैरिफ ऑफ 25% जस्ट एज अ पनिशमेंट कि आप अभी भी रशिया से ऑयल को इम्पोर्ट कर रहे हो। सो दिस एडिशनल 25% हैज बीन imposed, but there are few certain exemption उन्होंने दिया है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स जो यूएसए इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो यूएसए इंपोर्ट करता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है जिसपे यूएसए ने कुछ एग्जाम्पशन दिया है, एडिशनल टैरिफ लगाया है 25% के अलावा कुछ लगाया है, बट कुछ 25 नहीं लगा के 20 लगाया है, 10 लगाया है, 5 लगाया है, इस तरीके से एडिशनल टैरिफ को उसने इम्पोज किया है। ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, हम देखते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मार्केट, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली जो यूएसए के मार्केट में वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर का सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई जैसे ही कम हो जाएगा तो इतना जो लेबर उसने हायर कर रखा है वो तो वेस्ट जाएंगे ना, उनकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि सप्लाई ही कम हो गया। ठीक है। तो हमारे यहाँ का ग्रोथ ही कम हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज नॉट दैट सिंपल, बट यू कैन लिंक इट कि व्हाट हैपन इफ इट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो अभी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी क्या पड़ा है, जो न्यू टैरिफ है जो यूएसए के साथ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए में जो एक्सपोर्ट करते हैं, न्यू टैरिफ 66% ऑफ कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट को अफेक्ट करेगा जो यूएसए में जाता है। ठीक है। जो यूएसए में जाता है इट विल अफेक्ट लाइक 66% ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अगर इसको अमाउंट में तोड़ेंगे तो इट इज अबाउट 60.2 बिलियन का अमाउंट का जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, जो यूएसए इंडिया एक्सपोर्ट करती है यूएसए को, दैट विल बी अफेक्टेड ड्यू टू एडिशनल टैरिफ। और इसमें जो मेजर इम्पैक्टेड सेक्टर है वो कौन कौन से हैं? टेक्सटाइल्स हो गए, अपैरल्स हो गए, क्लोथिंग वाले ब्रांड्स हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गए, एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट्स जो हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए। तो दीज आर द मोस्ट अफेक्टेड प्रोडक्ट्स विच कम्स अंडर द 66% ऑफ द country total export going to the USA.
ठीक है, ऑलराइट। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूएसए टैरिफ which has been imposed by the USA on the India. बट जो होता है ना आपदा को अवसर में बदलना, उसको कैसे बदलेंगे? आपदा को अवसर में बदलना, तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया का, जैसे यू हैव हर्ड द न्यूज़ कि यूएसए अगर इधर टैरिफ बढ़ा रही थी तो चाइना भी उधर से टैरिफ बढ़ा रही थी। तो दिस इज नोन एज द रिटेलिएशन पॉलिसी, रिटेलिएशन मेजर लिया गया। बट इंडिया ने नॉन रिटेलिएशन अप्रोच को फॉलो किया बिकॉज इंडिया नो कि इसका फिर कोई अंत नहीं है। इंडिया बिलीव इन द सॉफ्ट डिप्लोमेसी, इंडिया बिलीव इन द डायलॉग डिप्लोमेसी। वो बात करके अपने इंटरेस्ट म्यूचुअल इंटरेस्ट को रख के इश्यूज को सॉल्व करने में लाइक प्रिंसिपल रखती है। वो प्रिंसिपल है उसका, ना कि यूएसए की तरह, चाइना और यूएसए की तरह एक रिटेलिएशन अप्रोच रखती है। ठीक है, सो द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिया हैज बीन नॉन रिटेलिएशन अप्रोच एंड इंडिया इज यूजिंग दिस इशू। यूएसए के साथ जो इशू चल रहा है, इंडिया इज यूजिंग दिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत अप्रोच को इसको प्रोमोट करने के लिए इंडिया is forcing. India is also making the people aware about the vocal for local to buy the domestic products and buying the Indian products. Apart from India need to diversify its market. अभी से ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है, चाइना जा रहा है, यूएसए जा रहा है, नियर बाई जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उसमें जा रही है। बट दे आर मेनी मल्टीपल मार्केट्स दैट इज विलिंग टू बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिया। तो जैसे यूएई हो गया, मेक्सिको हो गया, अफ्रीकन नेशंस हो गए। तो दीज आर द फ्यू मार्केट दैट इज ओपन टू इंडिया सो दैट इंडिया कैन इम्पोर्ट्स। एंड जो यूएसए जो टैरिफ अभी लगा रही है उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे, इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अभी अगर हम रीसेंट अपडेट देखें, रिसेंटली अगर मैं देखूं, मैंने कल ही इसको न्यूज़ में पढ़ा था कि the talks has been going on between India and the USA officials। ठीक है, जिसमें अभी के लिए it has been saying that 45% of the Indian export free रहेगा, will remain free and USA is in no mood कि वो जो additional tax है उसको हटा दे। But India is trying to reduce the additional tax। भले पूरा ना हटाए, 25% पूरा ना हटाए, बस उसको रिड्यूस करके 10-15% पे ले आए, so that it give a breathing area for our domestic manufacture as well। ठीक है, so this is all I have to cover for the topic India and USA। I hope you have understood कि what has been the issue has been going so far, क्या चल रहा है, क्या करंट इशू है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, एंड हाउ द इंडिया यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट कुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। रिलेशनल डायमेंशन हमने कवर किया, हमने उसके चैलेंजेस को देखा, वे फॉरवर्ड देखा, एंड करंट न्यूज का हमने देखा कि व्हाट इज दिस इशू, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स, एंड व्हाट लाइक रिस्पॉन्स में हाउ द इंडिया यूज दिस issue in order to boost the Atmanirbharta approach or to create awareness for the vocal for locals। ठीक है, so I am keeping this much for this lecture। ठीक है, इंडिया यूएसए आपका कंप्लीट हो चुका है एंड आपको नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा फोल्डर में। तो फोल्डर आप लोग चेक करते रहिए। आई गेट लाइक लॉट ऑफ मैसेजेस कि नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, बट यू हैव टू लुक फॉर इन द टेलीग्राम एज वेल एज जो फोल्डर्स बने हुए हैं। तो टारगेट के फोल्डर बने हुए हैं जिसमें फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक का टारगेट का फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे उस टारगेट से रिलेटेड। एंड अगर एक दो नोट्स नहीं मिलते हैं बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, वो अभी बन रहे हैं, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे इट विल बी अपडेटेड।
ठीक है। तो लाइक अगर आप एक इकट्ठा मतलब लाइक 15 टॉपिक हमें एक वीक में कर रहे हैं, 15 से 20 टॉपिक के बीच में हम लोग करते हैं एक वीक में, तो ऑब्वियसली मेजोरिटी जो नोट्स है लाइक 60-70% नोट्स आपको मंडे को ही मिल जाएगा। कुछ कुछ नोट्स है जिसमें हमें अब कुछ अपडेट करना है या और उसमें रिसेंट न्यूज कुछ आया हुआ है, हाल फिलहाल के लास्ट वीक में कुछ आया, उसको अपडेट करना है, तो इसलिए वी विल कीप सम लाइक 20-30% नोट जो हम थोड़े लेट से देंगे, बट मोस्ट ऑफ द नोट्स आपको बाई थर्सडे एंड बाई वेडनेसडे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग करंट अफेयर्स में इस टारगेट में तो आई थिंक इंडिया अफगानिस्तान है एंड द रिजर्वेशन पॉलिसी, जो रिजर्वेशन वाला है दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिहार करंट अफेयर्स का, वी विल कवर दैट। ठीक है, सो थैंक यू।